So hello students, welcome to the lecture number 21 of Cell the Unit of Life chapter। आज हम बात करेंगे सीलिया और फ्लैजिला के बारे में। बेसिकली ये सेल के बाहर मिलने वाले कुछ स्ट्रक्चर्स है जो सेल को लोकोमोशन में, अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, जिनके बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहली लाइन हमने लिखी है सीलिया और फ्लैजिला के बारे में, हेयर लाइक आउटग्रोथ। ये हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जैसे हमारी बॉडी के ऊपर स्किन से बाहर निकलते हैं हेयर, उसी प्रकार सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन से बाहर क्या निकलती है? सीलिया और फ्लैजिला निकलती है। अगली लाइन में हमने लिखा है कि प्रोकैरियोटिक में मिलने वाला फ्लैजिला और यूकैरियोटिक सेल में मिलने वाला फ्लैजिला में बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। कुछ डिफरेंस हमने आपके सामने लिखे हैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला की अगर मैं बात करूं तो ये बना होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन का, मेड ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन का मतलब है ये फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना है, और ये बना होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का। नाम से ध्यान रखो, फ्लैजिला वर्ड जो है वो फ्लैजिलिन से ही बना है। फ्लैजिलिन प्रोटीन प्रोकैरियोटिक सेल का फ्लैजिला होता है, और यूकैरियोटिक सेल का जो फ्लैजिला होता है वो ट्यूबुलर प्रोटीन का बनता है। बेसिकली ट्यूबुलिन प्रोटीन इसका नाम है। आगे हम बात करते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो केवल यूकैरियोटिक फ्लैजिला में मिलती है, नॉट कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक सेल का जो फ्लैजिला होता है उसके ऊपर कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग नहीं होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल का जो फ्लैजिला होता है उसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक कवरिंग मिलती है, सेल मेम्ब्रेन की एक कवरिंग मिलती है। ये वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसकी डिटेल स्टडी हमने की थी, जिसके अंदर लिपोप्रोटीन बेसिकली पाया जाता है। अगला हम बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला बहुत ही छोटा होता है, स्मॉल, काफी पतला होता है, थिन, और जो यूकैरियोटिक फ्लैजिला होता है वो लंबा होता है, लॉन्ग, और थोड़ा मोटा भी होता है, थिक। जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला है वो 360 डिग्री 360 डिग्री रोटेटरी मोशन कर सकता है। यानी कि अगर ये कोई सेल है, मेरा हाथ एक सेल है, इसके ऊपर ये फ्लैजिला लगा हुआ है, तो ये 360 डिग्री की डायरेक्शन में किधर भी मुड़ सकता है, घूम सकता है। इसका मतलब होता है 360 डिग्री रोटेटरी मोशन। लेकिन जो यूकैरियोटिक का फ्लैजिला होता है वो 180 डिग्री रोटेटरी मोशन ही कर सकता है। जैसा कि मैं आपको समझाऊं, ये फिर से सेल है, ये फ्लैजिला लगा हुआ है, ये केवल 180 डिग्री यानी कि इतना ही मोशन कर सकता है, इसके आगे इधर ये घूम ही नहीं सकता। यूकैरियोटिक का फ्लैजिला आप जिधर मर्जी चाहो नहीं घुमा सकते, केवल 180 डिग्री रोटेटरी मोशन ही शो करेगा। जैसे ये कोई फ्लैजिला है, अगर ये किसी भी डायरेक्शन में घूम रहा है तो ये होगा 360 डिग्री रोटेशन। अगर ये केवल इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन तक ही जा सकता है, इसके नीचे इधर नहीं जा सकता, तो इसको बोलेंगे 180 डिग्री रोटेटरी मोशन। आई होप मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया हूं। अगली लाइन हमने लिखी है प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला के बारे में कि ये सेल वॉल से बेसिकली बनता है, ये सेल वॉल का एक्सटेंशन होता है। जैसे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर, सेल के अंदर सेल वॉल होती है बाहर, वो सेल वॉल ही आउटग्रोथ बनाती है, जो क्या बना देती है? फ्लैजिला बना देती है। जबकि यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होती है जो यूकैरियोटिक फ्लैजिला होती है। फ्लैजिला किससे बनती है? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेल वॉल से बनती है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनती है बेसिकली। अगला हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक जो फ्लैजिला है उसके 3 पार्ट्स मिलते हैं बेसिकली। एक तो होता है बेसल बॉडी, एक होता है हुक, और एक होता है फिलामेंट। फ्लैजिला की स्ट्रक्चर अगर मैं आपके सामने बनाऊं तो देखो यहाँ पे हमने बना रखी है फ्लैजिला। ये एक युगलिना का डायग्राम है जिसके ऊपर 2 आपको वायर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे। इन्हीं वायर लाइक स्ट्रक्चर को फ्लैजिला बोलते हैं। इस फ्लैजिला के जो बेस पॉइंट है इसको बोलते हैं बेसल बॉडी, जो रेड कलर में मैंने बनाया है। इस रेड कलर के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर मिलता है, छोटा सा हुक लाइक स्ट्रक्चर, उसे बोलते हैं हुक। और ये लंबा सा जो फिलामेंट आपको दिख रहा है इसी को बोलते हैं फिलामेंट। जो लंबी सी स्ट्रक्चर है ये फिलामेंट है, इसके नीचे हुक होता है और उसके नीचे क्या होती है? बेसल बॉडी होती है जो बेस पे होती है बेसिकली। तो ये 3 पार्ट होते हैं प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला के। लेकिन जो यूकैरियोटिक का फ्लैजिला होता है उसमें केवल क्या होती है? बेसल बॉडी होती है और एक्सोनिमा होता है। यानी कि यहाँ पे हुक जो है वो एब्सेंट होता है, हुक यहाँ पे मिलता ही नहीं है। पिछली क्लास में हमने समझा था कि जो सेंट्रियोल होता है उसका अरेंजमेंट 9+0 अरेंजमेंट होता है, और जो सेंट्रियोल से बनने वाले स्ट्रक्चर है वो भी 9+0 अरेंजमेंट में ही बनते हैं। जो बेसल बॉडी होती है किसी भी सीलिया और फ्लैजिला की, वो 9+0 अरेंजमेंट में ही होती है, क्योंकि इनका फॉर्मेशन कौन करता है? सेंट्रियोल करता है। इसीलिए ये कैसे होते हैं? 9+0 अरेंजमेंट में होते हैं। लेकिन जो आगे वाले फिलामेंट और एक्सोनिमा होते हैं, फिलामेंट को ही एक्सोनिमा बोलते हैं अगर वो यूकैरियोटिक सेल का फ्लैजिला है तो।
इसी एक्सोनिमा और फिलामेंट के अंदर जो अरेंजमेंट होता है वो 9+2 अरेंजमेंट पाया जाता है। बेसिकली 9+2 अरेंजमेंट की स्ट्रक्चर हम थोड़ी देर में बनाएंगे। पहले हम डिफरेंस को समझते हैं प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला और यूकैरियोटिक फ्लैजिला में। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको डिफरेंस समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन सीलिया और फ्लैजिला। ये दो वर्ड है जिनको हम एक साथ समझा यहां तक। अब हम बात करेंगे कि सीलिया और फ्लैजिला में आखिर डिफरेंस क्या होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पैरामीशियम ऑर्गेनिज्म का सेल बना रखा है। इसके ऊपर आपको बहुत छोटे छोटे हेयर लाइक ग्रोथ दिखेगी, हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे। इन्हीं छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या है? सीलिया है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है जो यूग्लिना का है बेसिकली। इसके ऊपर आपको एक वायर लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, लंबा सा तंतु। इसका नाम क्या है? फ्लैजिला है। तो सीलिया बहुत ही छोटे होते हैं, फ्लैजिला काफी लंबे होते हैं। इसलिए पहला डिफरेंस लिखा है, सीलिया कैसे है? स्मॉल है, और फ्लैजिला कैसे होते हैं? लॉन्गर होते हैं। ये जो सीलिया होते हैं ये आखिर करते क्या है, हम बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं फ्लैजिला क्या करता है। तो फ्लैजिला केवल सेल का मूवमेंट कराता है। इस यूग्लिना को अगर यहां से किसी दूसरी जगह पे जाना है तो कौन सा ऑर्गन है जो वो लोकोमोशन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो वो फ्लैजिला ही है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे पैर है वो हमें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, उसी प्रकार जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं एक ही सेल के बने हुए, उनके ऊपर जो फ्लैजिला होती है वो उनका लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है। आप कह सकते हो कि ये इनके पैर है बेसिकली, आसान शब्दों में। इधर हम बात करते हैं कि सीलिया आखिर क्या फंक्शन करती है। ये सीलिया जो है कुछ यूनी डायरेक्शन में सब्सटेंस को भेजती रहती है। जैसे यहाँ पे बहुत सारी सीलिया लगी हुई है। इस तरफ जो है, मैं जिस तरफ खड़ा हूं उस तरफ कोई सेल को इमेजिन करो। इस सेल की इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ये सीलिया लगी है। तो ये सीलिया जो है सब्सटेंस को कुछ ऐसे यूनी डायरेक्शन में भेज देगी। जैसे कि मेरा हाथ अभी मोशन दिखा रहा है कि सब्सटेंस को नीचे की डायरेक्शन में भेजा जा रहा है, तो ऐसे यूनी डायरेक्शन में सब्सटेंस को भेजती रहेगी। यानी कि यहां पर जो सब्सटेंस प्रेजेंट है वो कुछ इस डायरेक्शन में घूमते हुए रहेंगे इस सेल के चारों तरफ। तो ये सब्सटेंस को घुमाने का काम भी करती है सीलिया, और सब्सटेंस को घुमाते घुमाते ये खुद भी लोकोमोशन कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो मूवमेंट ऑफ सेल सीलिया भी करवा सकती है, और मूवमेंट ऑफ सराउंडिंग मटेरियल, इसके आसपास जितना भी मटेरियल है उसको भी मूवमेंट कौन दे सकती है? सीलिया दे सकती है। क्योंकि देखो ये काम करते हैं वर्क लाइक ओर्स। ओर्स का मतलब होता है चप्पू। बेसिकली नाव को चलाने के लिए चप्पू का इस्तेमाल किया जाता है, जिनसे नाव आगे बढ़ती है। उसी प्रकार ये चप्पू की तरह काम करते हैं इस पैरामीशियम को आगे बढ़ाने के लिए। बेसिकली सीलिया का काम ओर्स की तरह होता है, जिससे उस सेल को आगे बढ़ाया जाता है पानी के अंदर बेसिकली। अगला हमने लिखा है, ये जो सीलिया होते हैं वो एब्जॉर्प्शन का काम भी कर सकते हैं, वो सेंसेशन का काम भी कर सकते हैं, वो फीडिंग का काम भी कर सकते हैं। फीडिंग का मतलब होता है किसी भी फूड पार्टिकल को अंदर लेना। एब्जॉर्प्शन का काम ये कैसे कर सकते हैं, समझना बहुत ध्यान से। हमारी बॉडी के अंदर बहुत टाइप की सीलिया मिलती है। जो सीलिया एब्जॉर्प्शन का काम करती है उन्हें बोलते हैं स्टीरियोसीलिया। क्या बोलते हैं? स्टीरियोसीलिया। मैं आपके लिए वर्ड लिख देता हूं। जो एब्जॉर्प्शन करता है उसे बोलते हैं स्टीरियोसीलिया। स्टीरियोसीलिया पूरी बॉडी में कहां मिलता है? तो ये एपिडिडाइमस और वासा डिफरेंस जैसी ट्यूब्स के अंदर मिलता है। ये दोनों ट्यूब्स बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आती है, और यहां पर स्पर्म का एब्जॉर्प्शन किया जाता है। तो स्टीरियोसीलिया कहां पर मिलती है? एपिडिडाइमस और वासा डिफरेंस में। फंक्शन क्या करती है? एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पर्म करती है। यानी कि सीलिया का फंक्शन एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, यहां से समझ में आता है। अगला लिखा है हमने सेंसेशन। बेसिकली जो सेंसेशन करने वाले सीलिया होते हैं वो बेसिकली मिलते हैं ऑर्गन ऑफ कोटाई ऑफ ईयर के अंदर। हमारा जो कान है उसके अंदर एक ऑर्गन होता है जिसका नाम है ऑर्गन ऑफ कोटाई। वहां पर जो सीलिया लगे होते हैं वो किसी भी सेंसेशन को सेंस करने का फंक्शन करते हैं, इसलिए सीलिया सेंसेशन भी कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा सीलिया जो है वो फीडिंग भी करवा सकते हैं। अगर कोई फूड का पार्टिकल यहां पर है और इस पैरामीशियम का माउथ यहां पर है जिससे ये फूड पार्टिकल अंदर जाएगा, तो इस फूड पार्टिकल को यहां से यहां कौन लेकर आएगी? सीलिया ही लेकर आएगी, तभी तो ये पैरामीशियम इस फूड पार्टिकल को खा पाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको फीडिंग ऑल्सो इसका फंक्शन समझ में आया होगा। इसके अलावा सीलिया जो है एक टाइप के और होते हैं जिन्हें बोलते हैं काइनोसीलिया। काइनो का मतलब ही होता है काइनेटिक एनर्जी, यानी कि ये मोशन देने वाले सीलिया है बेसिकली। जैसा कि मैंने आपको समझाया यूनी डायरेक्शनल मोशन देती है सीलिया, उसी सीलिया को बोलते हैं काइनोसीलिया। आखिर पूरी बॉडी के अंदर काइनोसीलिया मिलते कहां पर है? हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होती है, ट्रेकिया,
उसके अंदर मिलते हैं काइनोसिलिया बेसिकली, और जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसके अंदर भी काइनोसिलिया मिलते हैं। फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो ओवम बन रहा है फीमेल गेमिट, उसको एक डायरेक्शन में भेजने का काम करती है काइनोसिलिया, और ट्रेकिया के अंदर जो हवा बाहर से अंदर जा रही है उसे अंदर की तरफ यूनि डायरेक्शन में भेजने का काम कौन करती है? काइनोसिलिया करती है। तो मैं उम्मीद करता हूं सिलिया के फंक्शन आपको क्लियर हुए होंगे। और फ्लैजिला के बारे में एक लाइन और लिख रखी है हमने बेसिकली, ये सेम माइक्रोट्यूबुल से बना होता है जैसा कि सीलिया बना होता है। सीलिया और फ्लैजिला कैसे माइक्रोट्यूबुल से बने होते हैं? आखिर सीलिया और फ्लैजिला 9+2 माइक्रोट्यूबुल के अरेंजमेंट से बने होते हैं, जिसकी स्ट्रक्चर अभी हम बनाते हैं। 9+0 हमने सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर डिटेल में समझा था, जिसके अंदर 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट थे बेसिकली। अब हम 9+2 अरेंजमेंट को बनाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। यू प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं 9+2 अरेंजमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। 9+2 अरेंजमेंट का मतलब है 9 तो पेरीफेरी के ऊपर प्रोटीन के होंगे फाइबर बेसिकली, और 2 फाइबर होंगे सेंटर में। तो मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं आपके सामने। सबसे पहले 9 डॉट यहां पे लगा लेते हैं हम। ये 9 डॉट्स हमने लगा लिए। इन डॉट्स के ऊपर बेसिकली 2-2 प्रोटीन के फाइबर, माइक्रोट्यूबुल के फाइबर बेसिकली ऐसे लगे होते हैं। कुछ ऐसे 9 माइक्रोट्यूबुल के सिस्टम होते हैं जिनके अंदर 2-2 माइक्रोट्यूबुल के फाइबर यहां पे बने होते हैं, लगे होते हैं, आप ये कह सकते हो। जैसा कि हमने सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर में समझा था कि यहाँ पे 3-3 प्रोटीन के फाइबर होते हैं, यहाँ पे बस वही सेम अरेंजमेंट है, बस यहाँ पे 2-2 फाइबर है। जैसा कि हमने वहां पे नाम रखा था ए, बी और सी, यहाँ पे नाम रखेंगे ए और बी, क्योंकि 2 ही तो है, तो ए और बी इनके नाम हमने रख दिए हैं बेसिकली। जिस प्रकार वहां पे जो सबसे बाहर वाला फाइबर था वो अंदर वाले से जुड़ा था, उसी प्रकार ये ए वाला बी से जुड़ता है, ये ए वाला भी बी से जुड़ेगा, ये ए वाला भी बी से, ये ए वाला भी बी से, ये भी बी से, और ये भी बी से। तो कुछ इस प्रकार आप इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं सभी को। अगर मैं लिखूं यहाँ पे इनके नाम लिखूं, तो ये जो सबसे बाहर है ये कितने हैं? 9 है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 9 पेरीफेरल, 9 पेरीफेरल माइक्रोट्यूबुलर डुप्लेट्स। क्योंकि वहां पे ट्रिपलेट्स लिखा था, वहां पे 3-3 थे, यहां पे 2-2 ही है, तो यहां पे हम लिखेंगे डुप्लेट्स। माइक्रोट्यूबुल के बने हुए हैं, पेरीफेरी पे लगे हुए हैं, और इनका नंबर कितना है? 9 है। सारी बातें इसी में हमने लिख दी है। ये जो इनको जोड़ने वाले कनेक्शंस होते हैं ये भी प्रोटीन के बने होते हैं बेसिकली। इनको नाम दिया जाता है एबी लिंकर, एबी लिंकर, या फिर इन्हीं का नाम रखा जाता है बीए लिंकर। दोनों का मतलब क्या है? सेम सेम है। ये जो पेरीफेरल माइक्रोट्यूबुलर डुप्लेट्स होते हैं ये इवनली स्पेस्ड होते हैं बेसिकली, यानी कि इनके बीच में जगह क्या होती है? बिल्कुल इक्वल होती है। तो आप यहीं पे नोट कर सकते हैं, ये होते हैं इवनली स्पेस्ड। इनके बीच में स्पेस क्या होता है? हमेशा ही इक्वल होता है। अगर मैं बात करूं कि ये जो है एबी लिंकर, इसको आप और क्या कह सकते हो? तो इसको इंटर डुप्लेट ब्रिज भी कह सकते हो आप, क्योंकि 2 डुप्लेट के बीच का ये ब्रिज बना रहे हैं, तो इन्हें बोला जाता है इंटर डुप्लेट, इंटर डुप्लेट ब्रिज। इंटर डुप्लेट ब्रिज किसका नाम है? एबी लिंकर का ही नाम है बेसिकली। इतने स्ट्रक्चर को बनाने के बाद हम सेंटर में बनाते हैं, जहां पे 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूबुलर होते हैं बेसिकली। कुछ इस टाइप के 2 प्रोटीन होते हैं जिनको बोलेंगे सेंट्रल माइक्रोट्यूबुलर, सेंट्रल माइक्रोट्यूबुलर। ये 2 है सेंट्रल माइक्रोट्यूबुलर, लेकिन ये आपस में कैसे हैं? सिंगलेट ही है, जुड़े हुए थोड़ी हैं, अलग अलग है ना। जैसे ये जुड़े हुए हैं, इनकी मेम्ब्रेन भी ओवरलैप कर रही है,
इनकी मेम्ब्रेन बिल्कुल ही अलग है, इसलिए इनको क्या लिखा जाता है, माइक्रोट्यूबुलर सिंगलेट ही लिखा जाता है। दो है बेसिकली ये। इनको जोड़ने के लिए जो बीच में रॉड होती है वो भी प्रोटीन की बनी होती है और इनको कवर करती है एक शीट जिसे बोलते हैं सेंट्रल शीट। ये प्रोटीन की रॉड है जो इनको जोड़ती है। जोड़ने का मतलब ये नहीं है कि ये दोनों ओवरलैप कर गए, अगर ओवरलैप करते हैं तभी डुप्लेट नाम रखते हैं। यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हुई है इसलिए सिंगलेट नाम रखा है, दोनों अलग अलग है बेसिकली। इनके ऊपर एक शीट मिलती है, ये भी प्रोटीन की है जिसे बोला जाता है सेंट्रल, इसे सेंट्रल शीट बोला जाता है बेसिकली। तो इसका नाम क्या है, सेंट्रल शीट है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि ये सेंट्रल और पेरिफेरल दोनों आपस में जुड़े होते हैं, तो उसी स्ट्रक्चर का नाम हम लिखने वाले हैं। अब इसको मैं रेड से बनाता हूं, ब्लू से कंफ्यूजन होगा थोड़ा बहुत। तो ये जो लिंकेज है इन्हें बोला जाता है रेडियल स्पोक्स बेसिकली, क्योंकि 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुलर डुप्लेट्स है तो 9 ही क्या बनेंगे, रेडियल स्पोक्स बनेंगे। तो ये क्या है, 9 रेडियल स्पोक बेसिकली। 9 रेडियल स्पोक को ड्रॉ करने के बाद इस स्ट्रक्चर में आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी ड्रॉ करनी है, क्योंकि आपको पता है कि फ्लैजिला अगर यूकैरियोटिक सेल का है तो उसके ऊपर क्या मिलती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी मिलती है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर किसके अंदर सराउंड होता है, किसके अंदर बंद होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बंद होता है। जैसा कि हम फ्लैजिला को थोड़ा बेसिक आइडिया से समझ चुके हैं कि ऐसा कोई सेल है, इसके ऊपर ऐसा फ्लैजिला लगा हुआ है। इस फ्लैजिला को अगर आप ऐसे काट के अंदर से ऐसे देखोगे ऐसे, तो आपको ये अरेंजमेंट दिखेगा और ये प्रोटीन दिखेगा, क्योंकि ये अरेंजमेंट कहां पर होता है, एक्सोनिमा में होता है। अगर आप किसी फ्लैजिला की बेसल बॉडी को देखोगे तो आपको 9+0 अरेंजमेंट दिखेगा, जैसा हमने सेंट्रियोल का अरेंजमेंट समझा था। अगर आप एक्सोनिमा को देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा, 9+2 अरेंजमेंट दिखेगा। अब इस स्ट्रक्चर को 9+2 अरेंजमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 पेरिफेरल प्रोटीन के सिस्टम है और 2 सेंट्रल के सिस्टम है, बेसिकली माइक्रोट्यूबुल के बना हुआ है सब, और इसीलिए इसको 9+2 अरेंजमेंट बोलते हैं। सीलिया और फ्लैजिला का जो फिलामेंट है एक्सोनिमा, उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको साइटोस्केलेटन के अंदर 3 टाइप के फाइबर पढ़ाए थे, उसमें माइक्रोट्यूबुल भी एक टाइप का फाइबर था, क्योंकि ये सारे स्ट्रक्चर किसके बने हैं, माइक्रोट्यूबुल के बने हैं। और माइक्रोट्यूबुलर हमने पढ़ा था कि बेसिकली नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है। अगर ये कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन ही नहीं कर सकता तो ये लोकोमोशन कर कैसे सकता है। हमारे जो पैर है उसकी अंदर जो मसल है वो लगातार कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन करती है, इसीलिए हम मोशन कर पाते हैं, लोकोमोशन कर पाते हैं। लेकिन यहां पर जो प्रोटीन से ये स्ट्रक्चर बना है उस प्रोटीन में तो कॉन्ट्रेक्शन हो ही नहीं सकता, वो नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल है। तो इस पूरी स्ट्रक्चर को जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा। उस जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए जो एनर्जी दी जाती है वो यहां पर प्रेजेंट एक आर्म के द्वारा दी जाती है, उसको डाइनिन आर्म बोलते हैं बेसिकली। यहां पर लगी होती है डाइनिन आर्म बेसिकली। तो इस डाइनिन आर्म के द्वारा, 1 सेकेंड प्लीज, इस डाइनिन आर्म के द्वारा आपको क्या दी जाती है, एनर्जी दी जाती है। इस डाइनिन आर्म को थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। डाइनिन आर्म का जो स्ट्रक्चर है वो सभी डुप्लेट्स के ऊपर बनाना है आपको। हम टाइम सेव करने के लिए बहुत ही कम स्ट्रक्चर बना देते हैं आपके लिए। यहां पर सभी जगह क्या पाई जाती है, डाइनिन आर्म पाई जाती है, जो एटीपी सिंथेज की तरह काम करती है, एटीपी को तोड़ती है बेसिकली। एटीपी के टूटने से जो एनर्जी मिलेगी उस एनर्जी को यूज करके ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है। तो इसका नाम क्या है बेसिकली, इसका नाम है डाइनिन आर्म। ये रिस्पॉन्सिबल है एटीपी एज की तरह काम करने के लिए, एटीपी को ब्रेक करने के लिए और लोकोमोशन के लिए, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आई होगी। यू प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम 9+2 अरेंजमेंट से रिलेटेड कुछ लाइंस और समझते हैं। पहली लाइन में लिखा है द एक्सोनिमा यूजुअली हैज 9 पेयर ऑफ डबलेट्स। हमने पढ़ा था 9 क्या होते हैं, डबलेट्स होते हैं जो पेरीफेरी पे लगे उन्हें पेयर्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर के अंदर 2 फिलामेंट है बेसिकली, रेडियली अरेंज होते हैं, पेरीफेरी के ऊपर अरेंज होते हैं, रेडियस के ऊपर। पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुलर कहते हैं उन्हें, एंड ए पेयर ऑफ सेंट्रल लोकेटेड माइक्रोट्यूबुल्स, और सेंटर के अंदर एक माइक्रोट्यूबुल का पेयर और होता है, यानी कि 2 फिलामेंट होते हैं बेसिकली।
वो किसके द्वारा जुड़े होते हैं, वो नेक्सिन प्रोटीन के द्वारा जुड़े होते हैं। हमने जो अभी 9+2 अरेंजमेंट के अंदर सेंटर के अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था और बाहर बनाई थी सेंट्रल शीट, ये जो प्रोटीन है बीच वाला, इसका नाम क्या है, नेक्सिन प्रोटीन है बेसिकली। तो ये आप स्ट्रक्चर में भी नोट कर सकते हो और लाइन में तो आपके सामने लिखा ही गया है। नेक्सिन प्रोटीन कहां पे होता है, बिटवीन टू फाइबर्स ऑफ सेंट्रल शीट। यहां पे क्या लिखा गया है, सच अरेंजमेंट इज कॉल्ड 9+2। मैंने आपको समझा ही दिया 9+2 के क्यों कहते हैं। द सेंट्रल ट्यूबुल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिज एंड इज आल्सो इनक्लोज्ड बाय ए शीथ। ये जो सेंट्रल होते हैं ये ब्रिज से जुड़े होते हैं, इनके बाहर भी एक शीथ होती है जिसे सेंट्रल शीथ बोलते हैं। इज कनेक्टेड वन ट्यूबुल्स ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट बाय रेडियल स्पोक्स। और ये जो होते हैं हर पेरिफेरल डबलेट के साथ जुड़े होते हैं रेडियल स्पोक के कारण। ये सारे स्ट्रक्चर प्रोटीन के बने हैं बेसिकली। अगली लाइन में लिखा है इसलिए, क्योंकि पेरिफेरल डबलेट्स भी कितने हैं, 9, इसलिए 9 ही क्या होते हैं, रेडियल स्पोक होते हैं, क्योंकि एक एक से ही जुड़ा गया है। द पेरिफेरल डबलेट्स आर इंटरकनेक्टेड बाय एबी लिंकर। जो डबलेट्स होते हैं वो भी आपस में एबी लिंकर से कनेक्टेड होते हैं। और जो एनर्जी देता है मूवमेंट के लिए वो कौन देता है, डाइनिन आर्म देता है, जिसकी एटीपी एज एक्टिविटी होती है। अब ये एटीपी एज एक्टिविटी क्या होती है, बेसिकली एटीपी जो होता है ये ब्रेक होता है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। यहां पर कुछ अमाउंट में एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। इस एनर्जी का यूज करते हैं लोकोमोशन के लिए। एटीपी को ब्रेक कौन करता है, एडीपी और आईपी के अंदर, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर ये ब्रेक करता है आपका डाइनिन आर्म, जिसकी एक्टिविटी एटीपी एज की तरह है और एनर्जी देता है ये लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट के लिए। चाहे हम सीलिया की बात करें चाहे फ्लैजिला की बात करें, दोनों ही इमर्ज ओरिजिनेट उत्पन्न कहां से होती है, बेसल बॉडी से होती है। जैसे ये बेसल बॉडी लगी है यहां से लगी होगी सीलिया, जैसे ये बेसल बॉडी लगी है यहां से लगी होगी फ्लैजिला। बीच में हुक भी हो सकता है अगर प्रोकैरियोटिक का सेल है तो बेसिकली। तो बेसल बॉडी किसका बना होता है, अगर मैं आपको समझाऊं तो बेसल बॉडी बना होता है 9+0 का। उसके बाद का जो एक्सोनिमा होता है वो बना होता है 9+2 का। तो फ्लैजिला के अंदर दोनों 9+0 और 9+2 दोनों स्ट्रक्चर आते हैं। अगर हमसे पूछा जाए द अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला इज, और ऑप्शन में दिया हो 9+0, 9+2, 9+3 और कुछ और नन ऑफ दिस, तो आंसर क्या चुनेंगे, 9+2 चुनेंगे, क्योंकि ये पूरे एक्सोनिमा के अंदर होता है, केवल बेसल बॉडी में 9+0 है। अगर ऑप्शन दिया जाता है कुछ ऐसा कि 9+0 एंड 9+2 बोथ, तो हम बोथ वाला ऑप्शन चूज करेंगे, क्योंकि ये सबसे बेस्ट आंसर होगा। अगर बोथ नहीं दिया जाता है तो हम क्या चूज करेंगे, 9+2 ही चूज करेंगे, क्योंकि एक्सोनिमा बहुत लंबा स्ट्रक्चर है बेसल बॉडी के कंपैरिजन में और उसके अंदर 9+2 अरेंजमेंट ही होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं सीलिया और फ्लैजिला के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। जैसे जैसे हम बायोलॉजी के अंदर डीप में जाएंगे और भी बहुत सी चीजें हम सीलिया और फ्लैजिला के बारे में समझेंगे। तो अगर फिर भी कोई डाउट हो आपका इससे रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ऑलवेज सभी का रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, चिल देन एंड गुड बाय।